सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें आज हम समझ रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का भाग 6। तो देखिए, अभी तक हमने इस पाठ को बहुत ध्यान से समझा है और इसके हर भाग में बहुत चर्चाएं की, बहुत उसको कहानी की तरह समझाया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। आज जो ये हम फ्रांसीसी क्रांति भाग 6 समझेंगे, इसमें हम ये समझेंगे कि आखिर महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या था, महिलाओं ने क्रांति को कैसे लिया और इसके अलावा जो फ्रांस में दास प्रथा चल रही थी उसका क्या महत्व रहा और क्रांति के बाद लोगों के जीवन पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो कानून बने उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अब हम समझेंगे। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं, यानी जब भी जो भी गतिविधियां हुई फ्रांसीसी क्रांति की, उन गतिविधियों में महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम लेगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे, इसलिए महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए और अखबार निकालने शुरू कर दिए। जैसा कि पुरुषों ने अपना क्लब बनाए थे ना, ऐसे ही महिलाओं ने भी अपने क्लब बनाए थे। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी, यानी उनके लिए क्रांति का अर्थ था कि उनको भी पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार मिले, यानी कि वोट देने का दर्जा मिले और फिर वो सरकार में भी शामिल होने का उनको अवसर मिलना चाहिए। ये उनकी प्रमुख मांग थी। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। जैसा कि आपको याद है कि हमने पिछले भागों में समझा था कि जब 1791 का संविधान बना था उसमें केवल उन्हीं लोगों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो 25 साल से ऊपर के पुरुष थे और जो अपने 3 दिन के बराबर आमदनी के बराबर वो टैक्स पे करते थे। वो तो सारे सक्रिय नागरिक थे, बाकी सारे पुरुष और सारी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक थीं। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू किए। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लागू किया और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ किया भी। जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी शादी जो है अपनी इच्छा से की जाने लगी और नागरिक कानून के तहत उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना अब जरूरी हो गया। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया, यानी पहले औरतों को ये अधिकार नहीं था। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और व्यवसाय भी चला सकती थीं, जबकि पहले ये अधिकार केवल जो प्रथम और द्वितीय स्टेट की जो अमीर महिलाएं होती थी उन्हीं को ये अधिकार था। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इनकी नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दे गूज, यानी जो इनकी नेता थी ना, उन औरतों को नेत्री कहते हैं। तो नेत्रियों में इनके जो सबसे महत्वपूर्ण थी उनका नाम था ओलंप दे गूस, ये नाम याद रखिएगा। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि 1793 से 1794 तक का जो शासन था उसको आतंक राज कहते थे ना, जब जैकोबिनों की सरकार थी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की। तो उसने क्या किया कि उसने इनकी आवाज़ दबाने के लिए इनके क्लबों को बंद करने का आदेश दे दिया और जो भी राजनीतिक गतिविधियां ये करते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गूस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, यानी एक तरह से महिलाओं की आवाज़ को दबाया गया। लेकिन अंततः सन 1946 में
फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, यानी लगभग 250 या 200 साल के बाद फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, यानी उनका ये जो आंदोलन है वो चलता ही रहा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दास प्रथा और क्रांति, यानी दास प्रथा का क्या महत्व रहा या दास प्रथा कैसे चलती थी फ्रांस में, तो वो हम देखते हैं एक बार। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। अब कैरिबियाई उपनिवेश, जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं ना, वो होते हैं कैरिबियाई उपनिवेश। वो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, यानी वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत मिलती थीं। अपरिचित एवं दूर देश और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी होने लग गई थी, यानी ये जो यूरोपीय लोग थे ना, ये दूर किसी देश में जानकर काम करना पसंद नहीं करते थे, जो उनके लिए अपरिचित हो, ऐसे देश में तो वो कभी नहीं जाएं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, इससे जो श्रम की कमी हुई उसको पूरा करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा इसे पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। आपको पता है कि जो फ्रांसीसी सौदागर थे अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में लगभग 2-3 महीने की समुद्री यात्रा करवा के उनको जहाज़ों में ठूंस के भर के वो यहाँ पर लेकर आते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, यानी नेशनल असेंबली को ये पता था कि जो फ्रांस के व्यापारी हैं वो सारे के सारे इसी पर ही डिपेंड हैं और उनसे सरकार को भी फ़ायदा होता था, तो इसलिए उन्होंने इससे संबंधित कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, यानी 1794 में सभी दासों को मुक्त कर दिया गया। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस पे दोबारा से कब्जा किया और दास प्रथा को दोबारा शुरू कर दिया। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी फिर से गुलाम बनाया जा सकता था। और सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, यानी 1848 में जितने भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे अंतिम रूप से सारी दास प्रथा सब दासों को मुक्ति दे दी गई। कब? 1848 में। फिर आखिरी टॉपिक फ्रांसीसी क्रांति की विरासत, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, उसके बाद आम लोगों का जीवन कैसा हुआ। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, यानी स्वतंत्रता का विचार और लोकतांत्रिक विचार, लोकतंत्र का विचार, ये इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण देन थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, यानी सेंसरशिप का मतलब होता था कि राजा को दिखाए बिना, राजा की आज्ञा के बिना कोई भी समाचार पत्र या कोई नाटक वगैरह उसका मंचन नहीं किया जा सकता था। इसे हम सेंसरशिप कहते हैं, लेकिन 1789 में इसकी समाप्ति की गई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक यानी कि जन्मजात अधिकार घोषित कर दिया, यानी अब सबको बोलने की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आज़ादी थी। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी और इस तरह से औपनिवेशिक समाजों में, यानी जहाँ पर किसी देश का कब्जा था, वहाँ पर भी स्वतंत्रता के आंदोलन फैले और अपनी दासता से मुक्ति लेने की एक क्रांति फैली, एक विचार फैला। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ और महत्व था। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स में लिखवाया है, आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम लेगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। और चौथा पॉइंट है कि महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ था कि उन्हें भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले, यानी कि वोट देने का अधिकार मिले।
फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। देखिए, जो कैरिबियाई उपनिवेश होते थे, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, वो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता था, यानी ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती थी। यूरोपियों की अनिच्छा के कारण श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। फिर तीसरा पॉइंट है कि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, यानी कोई कानून नहीं बनाया गया। और चौथा है कि 1794 के कन्वेंशन ने, यानी कि कन्वेंशन सरकार ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। फिर तीसरा प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे कि आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, जैसे कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। देखिए कौन कौन से कानून बने। 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक यानी कि जन्मजात अधिकार घोषित कर दिया गया। इसी से ही आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। फिर प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। देखिए, एक तो है सेंसरशिप का हटना। अब हम अपनी कोई भी बात बिना सेंसर के हम कह सकते हैं। और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें भी आज अपने विचारों को बोलने की, रखने की बहुत स्वतंत्रता है। और समानता का अधिकार, ये हमें फ्रांसीसी क्रांति से मिले हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपना मास्क जरूर लगा के रखें और जब भी ये संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य करा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।